इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट सोलर एनर्जी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जिस भी कोर्स में रिन्यूएबल एनर्जी कंटेंट है सिलेबस में, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा यूजफुल है। खास करके एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी ब्रांचेज में रिन्यूएबल एनर्जी का कोर्स होता है। उसी रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्ट है सोलर एनर्जी, जिसका मैंने प्रयास किया है कि कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सिलेबस वाले कोर्स वाले एग्जाम में, सेमेस्टर वाले एग्जाम में, दोनों में यूजफुल हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी है क्या। तो रिन्यूएबल एनर्जी वह एनर्जी है जो प्रकृति के द्वारा भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है तथा जिसके यूज से कोई पॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर एक क्राइटेरिया है तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में रखा गया है। अब डिफरेंट 7 प्रकार के एनर्जी हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी। इन 7 को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो बात आ गई सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी में हम आपको 14 से 15 पॉइंट बताएंगे, लगभग 14 से 15 पॉइंट, और लगभग इसमें से 14 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएंगे, जो कि 100% किसी न किसी एक एग्जाम में, जीआरएफ दीजिए, एसआरएफ दीजिए, जेई दीजिए, एई दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, या फिर नॉर्मल एग्जाम दे दीजिए, एसएससी, एक क्वेश्चन पूछने का संभावना है ही है, प्रबल संभावना है। तो पहला सोलर एनर्जी का पहला पॉइंट क्या है कि यह एक रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है। इट इज ए टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा, सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इन 1 मंथ, टोटल सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इन 1 मंथ इज इक्वल टू ऑल एनर्जी डिपोजिटेड ऑन आवर अर्थ। मतलब सोलर एनर्जी का एक इतना बड़ा सोर्स है कि अगर 1 महीने में उसके द्वारा प्रोवाइड किए गए एनर्जी को हम कलेक्ट कर ले, तो वो सारा एनर्जी उस एनर्जी के बराबर होगा जो पूरा दुनिया अपने पास बचा करके रखा है अपने यूज के लिए। खासकर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जितना हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में जितना एनर्जी बचा करके रखा है, वो सब एनर्जी कितने सोलर एनर्जी के बराबर है? तो उतने सोलर एनर्जी के बराबर है जितना कि सूर्य हमें 1 महीना में पूरे पृथ्वी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, 4 मेजर कंट्री का नाम बताएंगे जो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पहला है चाइना, 130 गीगावाट। दूसरा है यूएसए, 85 गीगावाट। तीसरा है जापान, 63 गीगावाट। तीसरा और चौथा है इंडिया, 57 गीगावाट। गीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। इंडिया कितना करता है? 57 इंटू 10 टू द पावर 9 वाट। वाट मतलब होता है जूल पर सेकेंड। अगर आप जानते होंगे तो समझ देंगे कि कितनी कैपेसिटी है। तो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने यूजफुल एनर्जी के लिए चाइना करता है आज के डेट में। दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा इंडिया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन निकल आएगा, सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? तो चाइना। एक क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आ गया। इंडिया का क्या स्थान है? चौथा। कितना है? तो 57 गीगावाट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नहीं? क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन कंपटीशन के निकल आए। तीसरा पॉइंट, नहीं सॉरी, तीसरा तो हो ही गया।
चौथा पॉइंट, सोलर एनर्जी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किस रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन। आप समझ लीजिए सोलर एनर्जी में एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है एक प्रकार का, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फिजन जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। एक में होता है FUSION, एक में होता है FISSION। तो तीसरा क्वेश्चन यहां से भी आ गया कि जो सूर्य में ऊर्जा निकलता है वो कहां से निकलता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलता है। और आपका इंट्रोडक्शन में भी हो गया, आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या? तो न्यूक्लियर फ्यूजन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल या एटम जुड़ करके और एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं या बड़े एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में क्या है आपको पता है, सूर्य में जितने सारे पदार्थ हैं उसका 92 से 93% सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, 7 से 8% हीलियम है, और बाकी 0.1 न के बराबर ऑल अदर हैं। अब हमने बताया आपको कि इतना ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का मतलब आप समझते हैं? हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के दो और आइसोटोप होते हैं। टोटल 3 तरह के हाइड्रोजन होता है, एक तो हाइड्रोजन सिंपल वाला, एक ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। तो जो पहला वाला है 1H1 हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1, ये तो स्टेबल है। बाकी दूसरा जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, तीसरा जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन करके स्टेबल बनेंगे, स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे, और जब स्टेबल बनेंगे तो बनते हैं हीलियम, इनर्ट गैस। तो अनस्टेबिलिटी जब स्टेबिलिटी की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी निकलेगा। स्टेबल कब होता है? जब कम एनर्जी होता है आदमी के पास, तो हीलियम बन गया कम एनर्जी वाला, और जो बचा एनर्जी वो दे दिया, वही एनर्जी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाता है, ये भी क्वेश्चन है। समझ लीजिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, ये जो एनर्जी निकलता है इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ड्यूटेरियम से कंबाइन किया, एक हीलियम बनाया, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन अदर टर्मिनल की ओर जाना चाहेगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाना चाहेगा। उसका जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से जाएगा उसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बताएं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। 4 पॉइंट हमने आपको बता दिया, और लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल गए। अब 5वां, सन का डायमीटर कितना है? तो अर्थ के डायमीटर से 120 गुना ज्यादा है। 4/3 πr³ से अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो पता चलेगा कि 17 लाख गुना ज्यादा है आयतन, मतलब 17 लाख पृथ्वी आ सकता है उसमें। 6ठा पॉइंट, पृथ्वी से सन का डिस्टेंस कितना है? तो आंसर है 93 मिलियन माइल्स। अगर इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आएगा। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट है कि टेम्परेचर ऑफ द सन एट द आउटर सरफेस, सूर्य के बाहरी सतह पर इसका टेम्परेचर कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना? 6000 केल्विन। ऐसे एग्जैक्ट अगर लिखिएगा तो 5778 5778 केल्विन है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी है। पॉइंट वाइज आप सोलर एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। अगर इसके कोर के टेम्परेचर की बात करें, सूर्य के अंदर में सेंटर में कितना टेम्परेचर है? तो बहुत ज्यादा है, 1.5 करोड़ केल्विन। इधर तो लगभग 6000 या 5778 आउटर पर, सरफेस पे, लेकिन अंदर में 1.5 करोड़ केल्विन।
ये 8वां पॉइंट फिनिश। 9वां पॉइंट क्या है? सोलर एनर्जी जो है वो सिंपली हीट और लाइट के फॉर्म में हमारे यहां आता है अर्थ पर। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सोलर एनर्जी का हम यूज करते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह से यूज करते हैं। एक हीट के फॉर्म में और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में की बात अगर करें तो हीट के फॉर्म में तो नॉर्मली हम कपड़ा सुखाने के लिए, किसी अनाज को सुखाने के लिए या कोई काम के लिए, आप समझ ही रहे हैं, हीट है तभी तो सूखता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है तो हम कुछ सिंपल इक्विपमेंट भी बनाए हैं, रिसर्च बनाया है, जिसके द्वारा हम सोलर एनर्जी का हीट एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। जैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर पहला इक्विपमेंट, और दूसरा कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर। अगर टेम्परेचर का रेंज 30 डिग्री से 80 डिग्री सी तक आपको यूज करना है तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है। और अगर इससे ज्यादा चाहिए, 80 से 250 चाहिए आपको, तो कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर है। दो तरह के हीट, सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में यूज करने के लिए दो तरह के इक्विपमेंट, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट का टेम्परेचर रेंज 30 से 80 है, कंसंट्रेटिंग का 80 से 250 है। फ्लैट प्लेट क्या करता है? ज्यादा एरिया कवर करता है। फ्लैट होता है ना, बिल्कुल ऐसे टेबल की तरह होता है, तो ज्यादा एरिया कवर करता है। कंसंट्रेटिंग कटोरा की तरह होता है, तो कम एरिया कवर करता है। फ्लैट प्लेट को बनाने के लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए, कंसंट्रेटिंग को बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए। अब कम जगह और कम मटेरियल, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा पैदा कर रहा है कंसंट्रेटिंग, तो हम जाहिर सी बात है ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा इफिशियंट है, हैव इफिशियंसी, हैव मोर इफिशियंसी। और फ्लैट प्लेट हैव लेस इफिशियंसी। ये हो गए 2-3 पॉइंट इसके बारे में। फ्लैट प्लेट का यूज हम रूम हीटिंग के लिए करते हैं और वाटर हीटिंग के लिए करते हैं, लेकिन इनका यूज हम हाई डेसिलेशन के लिए करते हैं और इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक पैदा मतलब आप समझ लीजिए कि पानी को बहुत ज्यादा गर्म करता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा वेपर बनेगा, जितना हीट देगा उतना ही वेपर बनेगा। उस वेपर से हम इलेक्ट्रिसिटी को या स्टीम इंजन को चला सकते हैं। स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। कुल मिला के ज्यादा टेम्परेचर के लिए इसका यूज होता है। तो हमने बताया कि पहला तो हीट फॉर्म में यूज करते हैं सोलर एनर्जी को, दूसरा इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो हीट फॉर्म वाला बता दिए। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म क्या है? हाँ, यहां से आएगा आपका क्वेश्चन कि कंसंट्रेटिंग प्लेट कलेक्टर का टेम्परेचर रेंज क्या होता है। तो याद रखना है 80 से 250। इफिशियंसी ज्यादा होता है, तो याद रखना है, एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। आगे की पॉइंट आ जाइए तो आपको सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्सन करते हैं। तो देखिए, सोलर एनर्जी चाहे हीट के रूप में आए या लाइट के रूप में आए, सब में एनर्जी है, ठीक है ना। तो एक स्पेशल इक्विपमेंट हम बनाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। दो तरह के इक्विपमेंट इसमें भी है, एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, लेकिन हम लोग ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, जो सोलर सेल आम जो गांवों में आप देखते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल सिलिकॉन का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका बना होता है? सिंपल का बना होता है, सिलिकॉन का, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना होता है। जब उसमें लाइट आता है तो लाइट आता है, लाइट मतलब फोटोन के रूप में, फोटोन पार्टिकल के रूप में टकराता है, एनर्जी मिलता है उसको, उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके एक्साइट हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को, एक्साइट होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इफिशियंसी जो है, थर्मल इफिशियंसी, वो 20% से कम है। बहुत ज्यादा लाइट लेता है और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, तो लेस देन 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे इंडिया में 365 दिन में 275 दिन एवरेज माना गया है, 275-280 दिन सनी डे होता है, जिस दिन सोलर एनर्जी बढ़िया आता है, बाकी दिन नहीं आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो हमारा अर्थ सरफेस है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर हो गया लगभग 12वां। अर्थ सरफेस
कि एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी परत पर, अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है, कितना किलोमीटर तक है पता है? 12 किलोमीटर तक है। और 12 किलोमीटर के ऊपर, जिसको कहते हैं आउटर फ्रिंज ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस पर 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड में, जो बाहरी सतह हुआ एटमॉस्फेयर का, उसके 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में 1350 वाट एनर्जी, 1350 जूल एनर्जी आता है। अगर हम सेकंड को हटा दें पर सेकंड, तो जूल वाट में बदल जाएगा। 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर सूर्य हमें एनर्जी देता है। इसको हम कहते हैं सोलर कांटेंट। एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांटेंट, तो 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहां आता है? धरती से लगभग सरफेस, अर्थ सरफेस लगभग 12 किलोमीटर ऊपर। इतना तो वहां आता है, वहां पर आता है, लेकिन वहां से 29% वापस बैक हो जाता है। वहां पर क्योंकि बादल है ना, तो बादल से रिफ्लेक्ट हो जाता है 29%। हम लोग रफ भाषा में कह देते हैं 30%। अब परसेंट को फ्रैक्शन में बोले तो 0.3, तो 0.3 हिस्सा वापस हो जाता है। इसी को एल्बिडो कहते हैं। यह भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। एल्बिडो कितना होता है? तो 0.3। एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिविटी, अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी। एल्बिडो को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। एक होता है ट्रांसमिसिविटी, एक होता है एब्जॉर्बिविटी। ये 3 टर्म है। खैर कोई बात नहीं, आगे टाइम लंबा हो रहा है। 29% ऊपर चला गया, उसके बाद अंदर आया, तो अंदर आ गया तो कुछ तो बादल के द्वारा, कुछ गैस के द्वारा, कुछ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। बच गया कितना? 29 और 23 जोड़ दीजिए तो लगभग 52, बच गया 48%। 48% अर्थ पर आता है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक करता है। इस 48% को कहते हैं इंसोलेशन, आपतन। एग्जाम में पूछा जाएगा, जीआरएफ, एसआरएफ, जेई कहीं भी दे दीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन, तो 48%। उस 48% का आधा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और आधा रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना? तो ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 में आइए कि अर्थ पर, एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर नहीं, अर्थ की बात हम कर रहे हैं। अर्थ पर क्या इंटेंसिटी है? तो इंडियन कंटेक्स्ट में पाया गया है कि गर्मी के दिनों में 23 मेगाजूल, 23 मेगाजूल पर मीटर स्क्वायर पर डे इसकी इंटेंसिटी है, और जाड़े में लगभग 15 मेगाजूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो ये 23, ये भी, और दोनों का अगर आप एवरेज ले लेते हैं तो 23 और 15 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा, एवरेज इंटेंसिटी एट द अर्थ सरफेस। ये भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14 कि जो सोलर इंटेंसिटी है इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो इसको मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है पायरोनोमीटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो ये लगभग 15 पॉइंट है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख ले सकते हैं। सब्जेक्टिव भी हो गया, सोलर एनर्जी का इंट्रोडक्शन भी हो गया, और इसमें से 14-15 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जो कि पूछना ही पूछना है हर वीडियो में, हर एग्जाम में पक्का पूछना है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी आपके कोर्स में है तो। ओके, थैंक्स।